हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए दी लिविंग वर्ड का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमने अपने लेक्चर में जाना था कि लाइफ क्या है। ठीक है, लाइफ एक मेथड जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फिर हमने जाना था कि कैसे हम क्या क्या फीचर्स हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि ये सारे फीचर्स हैं। फिर हमने पढ़ा था आगे चल के डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हमारी कंट्री इतनी ज्यादा रिच है इन डाइवर्सिटी में और वो आती है 12th रैंक पर मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में। ठीक है, जिसमें हम एक टर्म से अवेयर हुए थे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमने जाना था एक डेटा जो कि एनसीईआरटी से उठा करके हमने ऐसे ही रखा था और आपको एज इट इज याद करना है। डेटा किसके बारे में था? ये डेटा था टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में, नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में ये डेटा था। क्लियर? फिर हमने जाना कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। क्लियर है? उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, कौन थे? कार्लस लिनियस जी आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम आगे एक बार और ये नाम पढ़ेंगे। क्लियर? फिर हमने जाना कि टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसको पढ़ने के बाद हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना कि नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? क्यों हमें नेमिंग करना है ये भी हम जान गए थे। फिर उसमें आया था आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम। टू वर्ड नेम आपका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। जैसे कि हमारा टू वर्ड नेम होता है, वैसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि ऑर्गेनिज्म में भी टू वर्ड नेम होने चाहिए। क्लियर है? और हमने दो कम्युनिटी के बारे में जाना, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। अब हम जानेंगे यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना है, ठीक है, उसका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर करना है, तो क्या क्या रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके उसको नेम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके हम रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, साइंटिफिक नेम आर जनरली इन लैटिन और लैटिनाइज। मीन्स जो भी साइंटिफिक नेम हम दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। क्यों? बिकॉज लैटिन इज योर डेड लैंग्वेज। क्लियर? यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि डेड की लैंग्वेज क्या है, और अगर डेड लैंग्वेज है तो हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। व्हाट इज डेड लैंग्वेज? डेड लैंग्वेज मीन्स जो अब यूज में नहीं है, जिसको अब हम लोग बोल नहीं रहे हैं। तो लैटिन आपकी लैंग्वेज है जिसको अब बोला नहीं जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेड लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये डेड है, इसको यूज में नहीं है, तो हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं फॉर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर? तो इसका आंसर है क्योंकि ये यूज में नहीं है तो अब इसमें कोई भी चेंजेस आने के चांसेस नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में डे टू डे चीजें अपडेट होती रहती हैं, वर्ड्स अपडेट होते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं जो कि चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पुरानी सारी चीजों में भी वर्ड चेंज करना पड़ेगा। बट क्योंकि लैटिन आपकी डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हमने अगर एक बार किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर चेंजेस आएंगे तो हमें पुराने पूरे रिकॉर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा, उसे अपडेट करते रहना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि पहले हम लोग बोलते थे एजुकेशन, अब वर्ड आ गया है एडुकेशन। क्लियर है? ये एक चेंज था। पहले होता था शेड्यूल, अब हम लोग बोलते हैं स्केड्यूल। दोनों सेम चीज हैं बट बोलने का तरीका बदल गया है। तो इसीलिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम को हमने लैटिन में यूज किया है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2,
जैसे कि मैंने बताया कि ये बायनोमियल नेम है, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड नेम होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा भी 2 वर्ड नेम होता है, पहला हमारा खुद का नाम और दूसरा आता है हमारे फैमिली का नाम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अपूर्वा श्रीवास्तव, अपूर्वा मेरा नाम है, श्रीवास्तव मेरी फैमिली का नाम है, जिससे आप पता कर सकते हो कि मैं किस फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ। क्लियर है? वैसे ही साइंटिफिक नेम में भी 2 वर्ड नेम हुआ, जिसमें जो पहला वर्ड है वो होगा जीनस नेम। फर्स्ट वर्ड शुड बी जीनस नेम, जिसे हम जेनरिक नेम भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वर्ड विल बी स्पीशीज नेम। क्लियर? जिसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। सेकेंड वर्ड विल बी स्पीशीज नेम, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। क्लियर? एपिथेट मतलब होता है किसी चीज को उपाधि देना। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा क्लास में मॉनिटर है, प्रेसिडेंट है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, तो ये क्या है, उसको एक एपिथेट मिला है, एक उपाधि मिली है। वैसे यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर? तो जो भी बायनोमियल नेम होगा उसमें जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस नेम, एंड सेकेंड वर्ड विल बी स्पीशीज नेम। हमारे नेम का जस्ट उल्टा, हमारे नेम में पहले हमारा नाम आता है, फिर हमारी फैमिली का नाम आता है। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे उसकी फैमिली का नाम आएगा, कहाँ से वो बिलोंग करता है, और फिर उसका स्पेसिफिक नेम आएगा। क्लियर? रूल नंबर 2 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। जब भी हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो हम लोग अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। अपूर्वा भी कैपिटल से स्टार्ट होगा, श्रीवास्तव भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। बट in scientific name, whenever we have to write, we have to start our genus name, that is first word, with capital letter. But when we have to write species name, then we have to start with small letter. Clear है? तो पहला वर्ड जो आपका स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। बट जो सेकेंड वर्ड होगा स्पीशीज नेम, वो उसका स्टार्ट होगा आपका स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये हो गए आपके 3 रूल। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 4। जब भी कभी आप साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बाकी वर्ड से। जैसे कि यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट इसमें साइंटिफिक नेम कहाँ है, उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, जब भी कभी आप साइंटिफिक नेम हैंड रिटन लिखेंगे, ठीक है, आप कभी भी हाथ से कॉपी पे लिख रहे होंगे, तब आपको क्या करना है, जीनस नेम एज वेल एज स्पीशीज नेम को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, जब भी कभी आप लिखेंगे हैंड रिटन, व्हेन यू आर राइटिंग साइंटिफिक नेम बाय हैंड or on notes, then you have to separately underline that name. Clear? For example, genus start with capital letter, genus, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, स्पीशीज मैंने स्मॉल लेटर से याद स्टार्ट किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। यहां से हमें पता चलेगा कि ये मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है। क्लियर? पर जब कभी भी आप इसको टाइप करेंगे, क्लियर, आप कहीं पे कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, कहीं आपको प्रिंट कराना है, तब आप क्या करेंगे, आपको वहां पे इटैलिक फॉन्ट यूज करना है। क्लियर है? क्या करेंगे आप, इटैलिक फॉन्ट आप यूज करेंगे जब कभी भी आप उसको टाइप करवा रहे हैं। ये था आपका रूल नंबर 4 रूल्स हो चुके हैं। नेक्स्ट, जब कभी भी कोई भी पर्सन उस स्पीशीज को कोई नाम दे रहा है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन का भी नाम हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, जिस पर्सन ने भी उसका नाम दिया है, हमें क्या करना है, जीनस और स्पीशीज के बाद उस पर्सन का नाम ऐड करना है। ठीक है, बट वो भी किस फॉर्म में, एब्रीवेट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम आई गेस सबको पता होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, क्योंकि पहला वर्ड क्या होगा आपका, जीनस नेम, जिसको हम स्टार्ट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, मैग्नीफेरा। उसके बाद आपका स्पीशीज नेम, दैट इज इंडिका। बट क्योंकि स्पीशीज नेम है तो आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से, इंडिका।
कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है तो वो भी आपका स्मॉल लेटर में आ जाएगा। ठीक, इंडिका, इसको भी आपको क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑथर का नाम, जिसने उसको नाम प्रोवाइड किया है उसका नाम भी आप ऐड कर सकते हैं। मैग्नीफेरा नाम कैरोलस लिनियस जी ने प्रोवाइड किया था, तो हम उसको एब्रीवेट फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे 5 रूल्स फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। पहला, साइंटिफिक नेम आर जनरली इन लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं। लैटिन लैंग्वेज क्यों? क्योंकि लैटिन आपकी एक डेड लैंग्वेज है और वो अब यूज में नहीं है। क्योंकि वो यूज में नहीं है इसीलिए उसमें कोई भी चेंजेस आने के चांसेस बहुत ही कम है या ना है। क्लियर? तो अब हमें कुछ भी जाकर के चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो भी हमने नाम रख लिया वो वैसा के वैसा ही रहेगा। रूल नंबर 2, क्योंकि ये बायोनॉमियल नेम है, इसमें 2 वर्ड्स नेम इंक्लूडेड हैं, तो उसमें पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड आपके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब हम कैसे अलग करेंगे बाकी वर्ड में से कि आपका कौन सा साइंटिफिक नेम है, उसके लिए हमें क्या करना है, जीनस को और स्पीशीज को दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? अगर आप उसको टाइप करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इटैलिक फॉन्ट यूज करना है। फिर रूल क्या है कि अब आपने कर लिया इटैलिक फॉन्ट से, अगर आपको उसमें ऑथर का नाम भी ऐड करना है, जिसने वो नाम बनाया है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं जीनस और स्पीशीज के बाद। ठीक है, बट एब्रीवेट फॉर्म है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म में, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। एग्जाम में अलग अलग नेम करके वो आपको दे सकते हैं और आपको फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको ये सारे रूल्स लगाने हैं और पता करना है। क्लियर? जीनस आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, इसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टैक्सोनॉमी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। तो एक बार रिकैप करते हैं कि आपकी टैक्सोनॉमी क्या थी। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deal with characterization, classification, identification and nomenclature। मतलब आपको ही पता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, और उन सब के हमें रिकॉर्ड रखने हैं, जो कि इतना इजी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रुपिंग करने से क्या होगा, हम उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे और उनके रिकॉर्ड भी हम अच्छे से रख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल क्या था कि अगर एक स्कूल में 15,000 स्टूडेंट्स थे, कितने थे, 15,000 स्टूडेंट्स। क्लियर? अब इतने सारे स्टूडेंट को मैनेज करना इज नॉट एन इजी टास्क। क्लियर है? तो हमने क्या किया था, इन 15,000 स्टूडेंट को पहले डिवाइड किया था किसमें, क्लासेस में। कितनी क्लासेस हुई थी, नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी, उसके बाद 1 to 12, तो टोटल 15 क्लासेस हो गई थी। 15 क्लासेस के बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया था सेक्शंस में, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, और ज्यादा कम हो गए बच्चे। और सेक्शंस के बाद भी हमने किसमें डिवाइड कर दिया था उनको, अलग अलग क्लब्स में, स्पोर्ट्स क्लब, एकेडमिक क्लब, प्ले क्लब, डांस क्लब, सिंगिंग क्लब। ठीक है, ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमने उनको स्पोर्ट्स क्लब में रख दिया था। तो ऐसे क्या हुआ, बच्चों को हमने और ज्यादा डिवाइड किया, उनको और कम किया और उनको मैनेज करना अब हमारे लिए इजी हो गया। वैसे ही हमने क्या किया, अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी धीरे धीरे करके डिवाइड करना स्टार्ट किया, ताकि हम उनके रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर सकें। प्लस अगर मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो अब निकालना ज्यादा इजी होगा। क्लियर? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, टैक्सोनॉमी थी कि आप कैसे कैसे उनको डिवाइड करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी है कि अब आपने उसको डिवाइड कर दिया है और जो डिवाइड किया है आपको उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए जानते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी सीरीज, ठीक है, और कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है, बट उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हम ये समझेंगे। तो समझने के लिए पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज
ठीक है, हाइपोथेटिकल है, जो समझना है कि एक पर्सन है जो कि स्पेस में है, क्लियर है, एक ऐसा पर्सन है जो कि स्पेस में है और वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है, ठीक है, तो उसको अर्थ पे मैसेज देना पड़ेगा, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि हम उसको जान पाएं कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन पता कर सकें और उसको बुला सकें, क्लियर है। तो सपोज एक पर्सन जो स्पेस में है, जो अर्थ से भी बाहर है, उसको अपनी एड्रेस या अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा? पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किस प्लैनेट से है, ठीक है, ऑल्दो लाइफ अर्थ पे ही है, बट हम फिर भी एक लेके चलते हैं कि पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने प्लैनेट के बारे में बताना पड़ेगा। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या आएगी उसकी? प्लैनेट, किस प्लैनेट से वो बिलोंग कर रहा है, दैट इज अर्थ, क्लियर। प्लैनेट के बाद वो बताएगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो कंट्री में हम मान लेते हैं इंडिया। कंट्री के बाद अब वो क्या बताएगा, अपने स्टेट के बारे में, हम मान लेते हैं यूपी है स्टेट, क्लियर। स्टेट के बाद भी किसमें हम आते हैं, सिटी में, सिटी में आ जाते हैं हम लखनऊ, क्लियर। वो अभी अपना एड्रेस दे रहा है कि एग्जैक्ट कहां पे वो रहता है। सिटी में आने के बाद भी वो कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस एरिया के बारे में, ठीक है, एरिया मान लीजिए आप कोई भी ABC एरिया, ठीक है। और एरिया के बाद में आने के बाद उस कॉलोनी में, किस कॉलोनी में बिलोंग करता है, EFG, और उसके बाद अपना हाउस नंबर, क्लियर, हाउस नंबर XYZ। ये था, एक पर्सन को अपने एड्रेस देने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ी, किस प्लैनेट का है, किस कंट्री का है, किस स्टेट का, सिटी का, एरिया का, कॉलोनी का, उस कॉलोनी में उसका हाउस नंबर क्या है। तो ये क्या था, एक वाइड रेंज से कैसे कैसे हम कितना नैरो होते होते और कितना डीपली हम आकर के उसके परफेक्ट एक एड्रेस पे पहुंच गए, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हमको भी क्या करना है, उनको एक वाइड रेंज से, ठीक है, नैरो होते होते उनके बारे में जानते जानते, उनको क्लासिफाई करते करते उनकी एक स्पेसिफिक डिटेल तक हमें आना है। और इन सब के बारे में ही हम जानेंगे किसमें, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में, क्लियर। तो क्या ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नहीं, इसमें हमने कई सारे स्टेप इन्वॉल्व किए। प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट थे जिसमें हमने एक प्लैनेट चूज किया, दैट इज अर्थ। कंट्री, बहुत सारी कंट्री थी, उसमें हमने क्या किया, एक अपनी कंट्री ली। फिर स्टेट बहुत सारे थे, बहुत सारी सिटी थी। तो ऐसे ही हमने करते करते, ऐसा नहीं कि वो पर्सन सिर्फ यहाँ पे रह रहा है, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ तक तो मैच कर जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ आते आते क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया। वैसे ही हम एक एक ऑर्गेनिज्म को सारी डिटेल चेक करते हुए लेकर के आएंगे, कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी क्या हैबिटेट है, कैसा उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कैसे वो रहता है, क्या खाता है, ये करते करते डिटेल करते करते हम उसको बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट तक आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये था आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमी क्या था, कैसे हम चीजों को डिवाइड करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्लियर। तो ये है, आइए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। व्हाट डज हायरार्की मीन्स? हायरार्की मीन्स होता है एक ऐसा सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लेवल हों, क्लियर। एक ऐसा सिस्टम या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लेवल हों। सो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या रैंक, ठीक है। तो हर एक स्टेप आपका क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कह लो उसको, या फिर उसको रैंक कह लो, ठीक है। सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, 10 स्टूडेंट हैं, तो उनकी भी तो कोई ना कोई रैंक होगी ना। वैसे ही यहाँ पे जो सीरीज है पूरी, इनकी भी अपना कोई ना कोई रैंक है। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप एंड इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो ये क्या है, आपकी कैटेगरी। क्लास भी आपकी कैटेगरी है, जीनस भी आपकी कैटेगरी है, स्पीशीज भी आपकी कैटेगरी है, किंगडम भी आपकी कैटेगरी है, क्लियर। ये हो गया। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इन सबको हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, टैक्सोनॉमी
हिराकी। क्लियर? सिंगल सिंगल क्या है, वो आपकी कैटेगरी है, बट इनको एक साथ हम इंक्लूड करें, पूरी सीरीज को देखें तो वो क्या हो गया आपकी टेक्सोनॉमी हिराकी। हिराकी मीन्स एनीथिंग विच हैव मैनी लेवल या मैनी रैंक्स। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई पर्टिकुलर कैटेगरी। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो इसमें आता है, जो इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे आता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई पर्टिकुलर कैटेगरी इज नोन एज टैक्सॉन। ठीक है, ये आपका क्या था, कैटेगरी थी। अब इसमें आने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, वो कहलाएगा टैक्सॉन। सपोज इसमें डॉग भी आएगा, कैट भी आएगी, एनिमल्स में आपके ह्यूमंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डॉग क्या है, एक टैक्सॉन है। कैट क्या है, आपकी टैक्सॉन है। या ह्यूमन भी आपका एक टैक्सॉन है। ठीक, सिंगुलर टैक्सॉन होगा, प्लूरल फॉर्म आपका टैक्सा होगा। एग्जाम्पल, क्लास मैमेलिया, इसमें आपकी मैमेलिया क्लास आएगी। ठीक है, और मैमेलिया में आपके सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास ब्रेस्ट होता है, जो अपने ऑफ स्प्रिंग को फीड कर सकते हैं, जैसे कि हम हो गए, जैसे कि काऊ हो गए, जैसे कि मंकी हो गए, ये सब और भी इसमें आएंगे। तो वो किस में आ गए, कैटेगरी क्लास में, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, टैक्सॉन कहलाएंगे। क्लियर? ये है। ईच कैटेगरी या टैक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखनी है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, या तो कैटेगरी या तो टैक्सॉन। जैसे कि आपने यूनिट ऑफ किडनी पढ़ी होगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, वैसे क्या है यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपकी, कैटेगरी या टैक्सॉन। तो ये था आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ये है आपका कॉमन नेम फॉर मैन, फॉर हाउस फ्लाई, फॉर मैंगो। ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम इसके सामने ये रहा आपका, होमो सेपियन। ठीक, कॉमन नेम हमारा मैन हो गया, हमारा बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमो सेपियंस। बायोनॉमियल नेम है तो 2 वर्ड नेम होगा, जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस। देखिए, होमो आपका कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, सेपियंस आपका स्मॉल से स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली करके करते। ठीक है, तो पहला आपका स्पीशीज क्या हो जाएगा, सेपियंस। जीनस आपका आ जाएगा होमो, फैमिली होमिनॉइडी। क्लियर? ऑर्डर आपका प्राइमेटा, देन क्लास आपकी मैमेलिया, फाइलम आपका कॉर्डेटा, एंड किंगडम आपका एनिमेलिया। तो ये था कैसे कैसे हमने किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक चीजों को डिवाइड किया। सबसे बड़ी यूनिट क्या है आपकी, किंगडम, उसमें क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर फर्दर हमने डिवाइड किया कॉर्डेटा, ऑर्गेनिज्म और कम हुए। कॉर्डेटा के अंदर भी हम किस में आ गए, मैमेलिया, और ऑर्गेनिज्म कम हो गए। ठीक है, फिर प्राइमेट्स, होमिनॉइडी। तो ऐसे हम नेम करते हैं, और ये सारे आपके कैटेगरीज हैं, और इनको साथ में बोलेंगे टैक्सोनॉमी हिराकी। क्लियर? ऐसे ही आपको हाउस फ्लाई के बारे में याद रखना है, मैंगो के बारे में याद रखना है। एक और पॉइंट, एनिमल्स में हम लोग यहां पे देखते हैं, ये था क्या आपका टैक्सोनॉमी हिराकी, जिसमें आपके सबसे पहले किस से स्टार्ट किया है, किंगडम से। क्लियर? पहला यूनिट क्या है आपकी, किंगडम, और किंगडम से फिर नीचे फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आपको ये सीक्वेंस एज इट इज याद करना है। एग्जाम में वो उसको जंबल करके दे देंगे, फिर आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट, सबसे पहली यूनिट क्या है आपकी, किंगडम। उसके बाद आती है आपकी फाइलम। फाइलम के साथ साथ कहीं कहीं पे डिवीजन भी लिखा होता है। क्लियर? फाइलम आपका एनिमल्स के लिए है, डिवीजन वर्ड आपका प्लांट्स के लिए यूज होगा। क्लियर है? फाइलम आपका एनिमल्स के लिए यूज होता है, और डिवीजन आपका प्लांट के लिए यूज होगा। फिर आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे आपको ये देखना है। सबसे टॉप मोस्ट पे क्या है आपका, किंगडम। ठीक है, तो पूरी हिरार्की के हिसाब से लार्जेस्ट यूनिट क्या है आपकी, किंगडम। क्लियर? पूरी हिरार्की के सबसे लार्जेस्ट किंगडम या टॉप मोस्ट यूनिट क्या है आपकी, किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी, स्पीशीज। क्लियर? सबसे लार्जेस्ट यूनिट है आपकी किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी स्पीशीज।
अब मुझे आप 2 क्वेश्चन बताइए, 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं। अभी मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था कि अर्थ में भी इंडिया में भी स्टेट में यूपी, फिर लखनऊ, फिर ऐसे करके हम डिटेल में आ रहे थे। तो अगर किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर होते होते नीचे जाते हैं तो आप और ज्यादा स्पेसिफिक होते जा रहे हो या और ज्यादा ब्रॉड होते जा रहे हो। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म की डिटेल लेते हुए, तो इसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये आपको बताना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर आपका बढ़ेगा या घटेगा अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब। क्लियर? एक सीक्वेंस मान लेते हैं, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो इसमें सिमिलैरिटी बढ़ रही है या घट रही है? कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, ये आपको आंसर करना है। तो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं फिर से, स्कूल वाला। हमारे पास 15,000 स्टूडेंट्स थे। क्लियर? 15,000 स्टूडेंट थे, हर एज के थे, हर माइंडसेट के थे, हर आईक्यू लेवल के थे। जब हमने उनको क्लास के लेवल पर डिवाइड कर दिया, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक। क्लियर? जब मैंने उनको क्लास में डिवाइड कर दिया तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जितने भी स्टूडेंट्स क्या थे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू। नर्सरी क्लास के बच्चे का आईक्यू अलग होगा, 12th क्लास के बच्चों का आईक्यू अलग होगा। अब बताइए, वो जो 15,000 स्टूडेंट्स थे उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी थी या फिर जो नर्सरी क्लास का बच्चा है उनमें आपस में सिमिलैरिटी है, या क्लास 12th के बच्चा है उनमें आपस में सिमिलैरिटी है? क्लियर? ऑब्वियसली जो क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप है उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, उनकी एज भी ऑलमोस्ट सेम होगी, आईक्यू भी सेम होगा। ठीक है, उनके रहने का ढंग भी थोड़ा बहुत सेम होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू नर्सरी का। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की में, सिमिलर कैरेक्टर जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं। एज वी मूविंग डाउन in taxonomy hierarchy from kingdom to species, the similar character or similarity between the organism are increasing. Similarity increase हो रही है। ठीक है, अब इस 12th क्लास में भी जो हमने सेक्शंस में डिवाइड किए थे A, B, C, A सेक्शंस में ऑब्वियसली टॉपर्स होंगे, B सेक्शन में एवरेज स्टूडेंट और C में बिलो एवरेज। तो इनमें आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी A सेक्शन वाले में, B सेक्शन में आपस में सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, और C में अपने में। बट इन तीनों को कंपेयर करेंगे A, B, C में, तो सिमिलैरिटीज थोड़ी थोड़ी वैरी कर जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे आप नैरो डाउन होते जा रहे हैं, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, आपकी सिमिलैरिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। क्वेश्चन 2, कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर जो होगा आपका वो डाउन द ग्रुप या फिर डाउन द सीरीज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? दोनों के आंसर्स अपोजिट हैं। सिमिलैरिटीज अगर आप किंगडम से स्पीशीज में जाएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ेगी, बट जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 15,000 थे वो क्या थे, 15,000 स्टूडेंट थे। क्लियर? लेकिन जैसे ही हमने उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, अब उनमें कॉमन चीजें कम होती गई। 15,000 हमारे पास स्टूडेंट थे, हम उनको एज ए स्टूडेंट लेके चल रहे थे, बट जैसे ही हमने उनको क्लासेस में डिवाइड किया, अब वो क्लास के बेसिस पे अलग हो गए, अब वो कॉमन नहीं रहे। क्लास में भी जैसे हमने उनको सेक्शंस में डिवाइड किया, फिर उनके जो कॉमन चीजें थी, ठीक है, जो उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, वो थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक होते जा रहे थे। तो जब भी हम किंगडम से स्पीशीज में आएंगे, हमारे जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपके किंगडम्स में दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या थे, स्टूडेंट्स थे, और नीचे आते आते यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर आपके कम हो जाएंगे। फिर सिमिलैरिटी जो होगी वो नीचे आने पे बढ़ेगी और ऊपर जाने पे आपकी कम होगी। क्लियर है? तो ये था आपका टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की इंफॉर्मेशन, और जिसमें हमने आपके एग्जाम्पल्स भी देख लिए जो कि आपको याद करने हैं। एक और पॉइंट, फैमिली। जब भी फैमिली का नेम आएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं, IDAE,
NACEAE। जो फैमिली नेम है वो एंड हो रहा है ID से या AC से, ठीक है। तो जब भी कभी किसी प्लांट की फैमिली होगी तो कैसे एंड होगी? AC से। फॉर एग्जाम्पल मैंगो आपका प्लांट है, उसकी फैमिली एनाकार्ड AC, ठीक है। तो फैमिली की जो नेम होगा प्लांट में वो कैसे एंड होगा? AC से। बट जो एनिमल्स होंगे जैसे कि मैन, जैसे कि हाउसवाइफ, इनकी फैमिली का नेम जब एंड होगा तो क्या आ जाएगा वर्ड? AD, ठीक है। तो एनिमल्स का जो नेम होगा वो किससे एंड होगा? आपका AD से। हिरार्की के सीक्वेंस के बारे में और ये होते क्या हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो सीक्वेंस क्या होता है टैक्सोनॉमिक हिरार्की का, स्पीशीज, जीनस करते करते आपको पूरे सीक्वेंस याद करने हैं। या तो आप हायर टू लोअर या तो लोअर टू हायर याद कर सकते हैं, क्लियर है। और दूसरा है कि टॉप मोस्ट यूनिट कौन सी है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी है, क्लियर। अगर मैं निमोनिक दूं आपको तो आप निमोनिक के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है। तो आप कैसे निमोनिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं? मैंने जिस तरह से याद किया था वो ये है, किंगडम के, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। कपिल शर्मा को आई गेस सब लोग जानते होंगे, कॉमेडी किंग, क्लियर है। और उनकी वाइफ का नाम है गिन्नी शर्मा, ठीक है। तो मैंने इसका सीक्वेंस बनाया था दैट कपिल सी ऑफ गिन्नी शर्मा। गिन्नी शर्मा कहीं बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो कपिल उनको सी ऑफ करने गए थे। सो कपिल सी ऑफ गिन्नी शर्मा। ऐसे करके आपको क्या करना है, निमोनिक्स बना करके याद कर लेना है, तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्लियर। अब जानते हैं इनके बारे में। स्पीशीज क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्लियर। होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में सिमिलर हैं, क्लियर, वो क्या कहलाएंगे? आपके स्पीशीज। जैसे कि ह्यूमन की स्पीशीज आपस में सिमिलर हैं, डॉग की स्पीशीज, कैट की स्पीशीज, ये स्पीशीज हैं। दूसरी कंडीशन, कुछ स्पीशीज बहुत सिमिलर होती है, उनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो दूसरा आपका पॉइंट क्या है? ऐसे स्पीशीज जो आपस में सिमिलर हो, क्लोजली रिलेटेड हो, प्लस आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें, क्लियर है। आपस में इंटरब्रीड कर सकें मतलब रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। जो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर के इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। दूसरी कंडीशन, जो आपके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? फर्टाइल, मतलब वो भी आगे चल करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें कपल्स इनफर्टाइल होते हैं या बच्चे इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम स्पीशीज से नहीं थे। फर्टाइल का मतलब है, आपको एक एग्जाम्पल याद होगा म्यूल का, क्लियर। म्यूल, जहां पर डंकी एक अलग स्पीशीज और हॉर्स एक अलग स्पीशीज को आपस में क्रॉस करके लैब में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया गया था, जिसको हमने क्या बोला? म्यूल। म्यूल आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो हो गया अलग अलग स्पीशीज को मिला करके, बट एक्चुअली ये कैसा है? स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब बता चुकी हूं मैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते या जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्लस they can interbreed between them, also produce fertile offspring। ये कंडीशन है आपकी स्पीशीज के अंदर आने की, क्लियर है। और दूसरी आपके पॉइंट क्या है? लोएस्ट कैटेगरी, जो हमने सीक्वेंस याद किया था कपिल सी ऑफ गिन्नी शर्मा, उसमें जो सबसे लोएस्ट स्पीशीज है, क्या है कैटेगरी, वो आपकी क्या है? स्पीशीज की है, क्लियर। फिर आपका आता है जीनस। जीनस क्या है? अगर हम स्पीशीज को एक साथ कर लें, वो किसके अंदर आ जाएंगे? आपके जीनस के अंदर। एक फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स रहते हैं वो सब किस फैमिली में? एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अलग अलग मेंबर हैं बट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे ही
एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज जीनस। जीनस क्या होगा? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अगर हम एक साथ कर दें तो क्या कहलाएगा? वो आपका जीनस। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। लायन, लेपर्ड, टाइगर लगभग सेम स्पीशीज के हैं, ठीक है, मतलब सेम ही स्पीशीज के हैं। अभी क्या है, हमने जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थे उनको क्या किया है, सेम जीनस के अंदर कर दिया, जो कि पैंथरा है। लायन, लेपर्ड, टाइगर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। स्पीशीज अलग हैं बट क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लियर है? तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हमने क्या किया है, एक जीनस के अंदर किया, जिसका नाम क्या है, पैंथरा। तो ये था आपका जीनस का डेफिनेशन। आगे आते हैं फैमिली। फैमिली क्या है? अगर हम जीनस को, सिमिलर या क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक साथ ले आए तो क्या हो जाएगा, एक फैमिली के अंदर आ जाएंगे। जैसे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा या जीनस, ये क्या हो गए आपके एक ही फैमिली में आ गए। फिर आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जहां पे हम सिमिलर फैमिलीज को ले आएंगे वो आपके ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे कि फैमिली फैलिडी एंड फैमिली कैनिडी, कैट की फैमिली, और ये किसकी है, डॉग की फैमिली। ये दोनों क्या है, एक ही आपके ऑर्डर में आ जाएंगे, जो कैसा होगा, कार्निवोरा। क्लियर है? तो ये हो गया क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हमने एक ही ऑर्डर में कर दिया। सेम फिर आपका आता है क्लास। क्लास क्या है, एक ही रिलेटेड ऑर्डर को हमने एक साथ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑल एसेट्रा आर प्लेस्ड अंडर क्लास मैमेलिया। मैमेलिया में फिर से डिस्कस कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ब्रेस्ट होता है, जो अपने ऑफस्प्रिंग को फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्स जिनके पास भी ब्रेस्ट होता है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था काऊ, ह्यूमंस वगैरह, एंड कार्निवोरा जिसमें अभी आपने देखा कैट एंड डॉग, ये भी अपने बेबीज को फीड करते हैं ब्रेस्ट के थ्रू। तो ये सब किसके अंदर आ गए, आपके क्लास मैमेलिया के अंदर आ गए, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटी। देन आपका आता है फाइलम। फाइलम एज वेल एज डिवीजन दोनों लिखा है। फाइलम हम तब यूज करेंगे जब हम एनिमल्स के बारे में लिख रहे होंगे, एंड डिवीजन हम तब यूज करेंगे जब हम प्लांट्स के बारे में लिख रहे होंगे, ठीक है। फाइलम आपका एनिमल्स में आएगा और डिवीजन आपका प्लांट्स में आएगा, या ठीक है। ये क्या है, आपके क्लोज रिलेटेड क्लास को हमने क्या कर दिया, एक ही फाइलम में कर दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास एम्फीबिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। रेप्टाइल्स जो क्रीपिंग होते हैं। एवीज जो फ्लाई कर सकते हैं। मैमेलिया, क्लियर, जैसे कि हम लोग, ये सब किस फाइलम के अंदर आ जाएंगे, फाइलम कॉर्डेटा। तो यही है आपको सीक्वेंस क्या है, धीरे धीरे करते करते हम सबको एक साथ अरेंज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे क्या था, इनमें सिमिलैरिटीज अलग होती जा रही थी, क्लियर है। और इधर आने पे क्या होता, कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जा रहे थे। लास्ट वन आपका किंगडम। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। ये क्या है, असेंबलेज ऑफ फाइला। क्लोजली रिलेटेड फाइला को हम एक साथ करें तो क्या हो जाएंगे आपके किंगडम, जिसमें से आप 5 किंगडम्स पढ़ते हैं। कौन कौन से, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर है। तो ये थे आपके टेक्सोनॉमिक हिरार्की के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो देखते हैं। So let's do the practice to understand the concept more clearly. Okay. Look at the question number first. Consider the following statement. Statement 1. Classification is not a single step process. Okay. Not a single step process, but involve hierarchy of step in which each step represent rank or category. Clear? सेम लाइन है जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, और नीट में भी यही होता है कि आपके एनसीईआरटी की लाइन सीधे पिक करके आपके क्वेश्चंस पे पुट कर देते हैं, तो आपको लाइन पे ध्यान देना होगा। क्लियर, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। क्लियर है।
तो आपकी पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? सही। सेकंड, टेक्सोनॉमी हिरार्की कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लियर? बहुत सिमिलर वर्ड है, बस इसका डिफरेंस है। टेक्सोनॉमिक हिरार्की के अंदर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर टेक्सोनॉमिक हिरार्की आता है? तो टेक्सोनॉमिक हिरार्की के अंदर क्या आता है आपका? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर के क्या करते हैं आपके? टेक्सोनॉमिक हिरार्की बनाते हैं। ठीक, सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हिरार्की। टेक्सोनॉमी कैटेगरी मिलके क्या बनाएंगे आपके? टेक्सोनॉमी हिरार्की। हिरार्की, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट नहीं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। क्लियर? तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या थे? जो भी ऑर्गेनिज्म उस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे वो आपके टेक्सॉन थे। ठीक, पूछा क्या गया? टेक्सॉन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज क्या हो जाएंगे आपके? जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली क्या हो जाएगा? फिर से कपिल, सी ऑफ गिन्नी, शर्मा। ये आपका आ जाएगा इसके अंदर और ये हो जाएगा आपका इसके अंदर। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर। क्लियर? टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ठीक है, जो आपकी रैंक थी उसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या थे? आपके टेक्सॉन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ टेक्सा इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्सॉन। टेक्सा टेक्सॉन में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली टेक्सा आपका क्या है? सिंगुलर फॉर्म है और टेक्सॉन क्या है आपका? उसी का प्लूरल फॉर्म। तो इट इज अ लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं, वो स्पीशीज है। इट इज हायर, वो किंगडम हो जाएगा। इट इज प्लूरल ऑफ टेक्सॉन। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स used for unit of classification in plant indicates a taxonomic category of family? Prefix and suffix. Prefix means जो पहले लग रहा हो और suffix means जो बाद में लग रहा हो। ठीक है, तो अगर किसी भी प्लांट का हम नेम कर रहे हैं तो फैमिली में उसके सफिक्स क्या यूज होगा? वो मैंने आपको ऑप्शन दिया, तो मैंने आपको समझाया था ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा। ठीक, अगर एनिमल है तो वहां पे क्या लग जाएगा? एडी, और अगर प्लांट तो क्या लग जाएगा वहां पे? एसी। क्लियर? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स? प्लांट पूछा गया है, फॉर फैमिली, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? एसी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच चूज द इनकरेक्ट मैच। ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। जीनस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, सही है। ऑर्डर आपका फैमिली। सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कपिल, सी ऑफ गिन्नी, शर्मा। क्लियर? ऑर्डर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। देन जीनस क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। क्लास क्या हो जाएगा आपका? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ठीक, ये भी सही हो गया। डिवीजन क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। नहीं, दोनों सेम चीज है, बट फाइला आपका एनिमल के लिए यूज होगा और आपका डिवीजन किसके लिए यूज होगा? आपके प्लांट्स के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनकरेक्ट है। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। असेंडिंग ऑर्डर, पहले क्या करना है? हमें सीक्वेंस लिखना है। कपिल, सी ऑफ गिन्नी, शर्मा। क्लियर? अब आप उसको देख लीजिए। सिमिलर कैरेक्टर का ऑर्डर क्या था कि जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे जा रहे हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था क्लास का,
कि पहले क्लास में क्या था 15,000 स्टूडेंट्स थे पूरे स्कूल में, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उनको क्लासेस में डिवाइड किए, फिर सेक्शंस में, और फिर कौन कौन से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लब में, उनमें देखा था। तो जैसे जैसे हम उनको डिवीजन करते जा रहे हैं उनमें सिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो हम जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे हमारे अंदर इसमें क्या होगा, सिमिलैरिटीज जो हो जाएंगी वो इंक्रीज करेगी। तो सिमिलैरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले तो सीक्वेंस देख लीजिए, सी ऑफ गिन्नी शर्मा, सही है, सही है। सी ऑफ, ये गलत हो गया, क्लास, पहले क्लास आएगा फिर ऑर्डर फिर फैमिली आएगा, तो ये सीक्वेंस गलत है। स्पीशीज ऑर्डर फैमिली क्लास, ये भी सीक्वेंस आपका गलत हो गया, ठीक। क्लास जीनस स्पीशीज फैमिली, सारे तो आपके सीक्वेंस ही गलत थे, एक सीक्वेंस सही था और वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमिलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, सिमिलैरिटी कैसे कैसे बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे आपके टेक्सोनॉमी हिरार्की में उनकी सिमिलैरिटीज बढ़ेगी, बट एक्चुअल में किसी में भी सीक्वेंस सही से दे रखा नहीं था, एक ही में सही से दे रखा था और वही आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? अगर और किसी में भी सही होता तो आपको क्या देखना था कि ये ऑर्डर होना चाहिए कि डाउन द हम जा रहे हैं हिरार्की में, तब जाकर के आपकी सिमिलैरिटीज इंक्रीज हो रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स आएंगे और टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो आप फिर से रिकैप करिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिएगा। इस चैप्टर में इतना ही। आपके एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें अपडेट करी गई हैं, जैसे कि पहले आपके में टेक्सोनॉमिक एड्स थे जिसमें हम हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन के बारे में पढ़ते थे, कैटलॉग, मैनुअल्स, फ्लोरा फोना, बट अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अगर नीड के अकॉर्डिंग देखें तो आपका सिलेबस इतना ही है और मैंने उतना ही आपका कवर किया है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी पे स्टिक रह के करिएगा और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। थैंक यू।